कि अगर कोई व्यक्ति अपना बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या कैसे करना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और ये आज के युग में बहुत आसान है। एक समय था जब हम लोगों का युग था, ये उस समय पर बड़ा भारी टास्क था। सिर्फ हमारे पास सर्विस के अलावा कोई चारा नहीं होता था। अगर हमारे पास कुछ नहीं है या हम अपना कुछ भी स्टार्टअप चाहते तो हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के युग में हमारे पास बहुत सारी योजनाएं और सारी की सारी हमारे गवर्नमेंट पोर्टल्स पर मौजूद है स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर की स्किल को पहचानना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना है, हमको अपना गोल फिक्स करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में हम जा सकते हैं और किस फील्ड में हम अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें खुद अपनी राह चुनना है। जब सारी स्टडी हम कर लें, सारा रिसर्च कर लें, तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं, सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन दे रही है। अभी आपको भी मालूम होगा, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे पास। तो निश्चित ही ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसके लिए आप अपना गोल फिक्स करके उस लाइन में आगे बढ़े। सारे लोग आपकी मदद करेंगे और इसलिए इसके लिए मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि मैं यहाँ व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। इसके लिए मेरी भी कहीं कोई ज़रूरत, किसी को हेल्प लगे तो मेरा नंबर नोट करें 9425131612। जो संभव सहायता होगी मैं भी करूँगा। नेक्स्ट सर, माय क्वेश्चन इज़ दिस कि कोई अगर जैसे बिजनेस में फेल हो जाता है तो इसके बाद मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कैसे रिगेन करें और दोबारा से शुरुआत कैसे करें? बहुत बढ़िया। देखिए, ये बिजनेस फेल्यूर का जो सवाल है, दरअसल यहाँ पर जो हमेशा मेरे देखने और सुनने में आया है वो ये है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लेते हैं, जो हमें फेल्यूर की ओर ले जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारी है। लेकिन आज के युग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है हमें। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं तुरंत साइकिल से और हवाई जहाज़ में उड़ूँ, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। धीरे धीरे अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है और हम अपने बिजनेस को पूरी तरह समझ के करें हमेशा। तो ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा। हम कभी फेल्यूर नहीं होंगे, और इन केस अगर फेल्यूर होते हैं तो फेल्यूर के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी गलतियां कहाँ हुई, हम किस वजह से इस बिजनेस में फेल हुए। राइट। जहाँ अगर कहीं गलती नहीं है तो फेल्यूर कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, हमें किसी ने गुमराह किया है। हम फिर दोबारा से पावर जनरेट करें और दोबारा से हमारी गलतियों का मंथन करें, चिंतन करें, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट का ऑप्शन हमेशा आपके पास खुला है, तो हमेशा रीस्टार्ट करें और अच्छे से करें अपना बिजनेस। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में कई लोग, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें, पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर आगे बढ़ें। ओके सर, माय क्वेश्चन कि आज के समय में काफ़ी सारे लोगों के जीवन में ऐसा कठिन समय आता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सर, क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है, और यदि आया तो आपने उसे कैसे फेस किया? देखिए, ये फेल्यूर से रिलेटेड ही सवाल है। कठिन समय यही होते हैं कि जब आदमी इस युग में, सबसे बड़ा आदमी के पास टास्क एक ही है कि पैसा होना इस युग में ज़रूरी चीज़। ठीक है, इसी के लिए हम सब आज एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो। तो अर्थयुग है, बिना पैसे के संभव नहीं है। मेरे जीवन में भी आया है। एक बार 98 में ऐसा समय आया था। 97 तक मैं ऑयल का बिजनेस करता था और मैं टॉप था। मतलब हम बात करें तो प्रदेश में अच्छे बड़े व्यापारियों में मेरा नाम था। लेकिन मैंने बहुत बड़ा बिजनेस किया तो मुझे लगा कुछ नया करना है। तो मैंने फिर उस समय पर NSE का पहला टर्मिनल गुना में डाला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और शेयर का बिजनेस किया। अनफॉर्चुनेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पोखरण विस्फोट मिसाइल परीक्षण हुआ, पाकिस्तान ने किए, हमने किए, पाकिस्तान ने किए, मार्केट एकदम क्रैश हुआ। और मैंने 76-75 से मैं अपने काउंटर पर बैठा, 11 साल की उम्र से मैंने पैसा कमाया पूरा खुद। 11 साल की उम्र से कमा के और 98 तक जितना कमाया, यानी 23 साल में, 23 साल का मेरा पैसा 4 महीने में चला गया। मैं वापस जीरो पे आ गया। तो ये सबसे कठिन समय था। और उस समय पर तमाम तरह की बातचीत आई कि भाई, मेरे पिता ने मुझे बड़ा संबल दिया और उन्होंने कहा अपन छोटा बिजनेस करेंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि अंगूठी समुद्र में गिरी है तो कुएं में नहीं मिलेगी। मैंने बड़े बिजनेस में पैसा खोया है
तो मुझे बिजनेस बड़ा ही करना पड़ेगा, और मैंने वापस बड़ा बिजनेस किया और वापस मैं एस्टेब्लिश हुआ, और 2002 में मेरी पोजीशन उस 98 की पोजीशन से 10 गुना ऊपर थी। तो कभी भी घबराए ना। मेरे पिता ने मुझसे कहा, वो बड़े घबराहट में रहते थे, पढ़ते थे न्यूज़पेपर, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया। जनरली होता है कि जब आदमी टूट जाता है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कायरों का काम होता है, ये इंटेलिजेंट आदमी का काम नहीं होता है। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि विरासत में हमें कुछ नहीं मिला था, हमने पैसा अपने ब्रेन से कमाया था। तो हमारा पैसा गया है, ब्रेन हमारे पास, हम कल फिर ब्रेन का इस्तेमाल करके फिर कमा लेंगे, पैसा कहीं नहीं जाएगा। सर, पढ़ाई और खेल को एक साथ बैलेंस करने का सही तरीका क्या है? देखो, एक ज़माना था जब माँ बाप बच्चों को खेलने नहीं देते थे, वो हमारा ज़माना था। आज मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप बच्चों को खेलने के लिए छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। अभी मैं बैडमिंटन एकेडमी के कई सारे प्रोग्राम में गया, मैंने टेबल टेनिस के टूर्नामेंट में भी गया, बहुत सारे खेलों में जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि पेरेंट्स छोड़ने और लेने आते हैं। और तो और कई जगह तो बच्चे छोटे होते हैं तो मम्मियाँ खड़ी रहती हैं 2-2 घंटे। तो ये एक समय का परिवर्तन है। हमारे समय में खेलने पर मार पड़ती थी घर में, और आपके समय में मम्मियाँ छोड़ने जा रही, पापा लेने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन है, और खेल जीवन में बहुत आवश्यक है। इससे हमको तनाव से राहत मिलती है, और हम अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बैलेंस बनाने के लिए बात है कि हमको अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ाता है, इसलिए हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो स्पोर्ट्स के लिए हमारा टाइम डिसाइड करें, हम जो भी हमारा समय, जिस समय हम फ्री हैं, हमारी कोचिंग भी है, हमारी क्लासेस भी है, हमारी पढ़ाई भी है, हमारी और जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनसे हट के हम एक टाइम डिसाइड करें, हमें इस समय आधा घंटा या 1 घंटा अपने को खेल के लिए देना है। बाकी आपके पास 23 घंटे बचते हैं, उसमें सोना भी है, खाना भी है, अपनी स्टडी भी करना है, बहुत सारे काम हैं। तो हम 1 घंटा खेलों के लिए अवश्य निकालें। थैंक यू सर। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे बेटा। सर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन है कि आज के समय में रिलेशनशिप बनाने और सही लोगों को बनाने में कैसा तरीका आप बताइए। जैसे अपन लोगों से रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे होते हैं, कई की तरह के होते हैं, अपन को नहीं पता कि किस तरीके का लोग कैसा है। आपके पर्सपेक्टिव से बताइए कि किस तरीके के लोग होते हैं अपने एनवायरनमेंट में। देखिए, हमको सबसे ज़्यादा खतरा जो रहता है हमारे इर्द गिर्द के लोगों से रहता हाँ। है। सरिता जैन की 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ। धोखे फरेब खाएंगे इस दौर में बही, रखते नहीं नज़र जो कभी आस्तीन पर। समझ गए? आस्तीन के सांप बहुत खतरनाक होते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत अधिक मीठा बोलते हैं उनसे हमें सावधान रहना है। सारे लोगों से नहीं, मीठा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें 50% का रेशियो वो होता है जो कहीं ना कहीं हमारा मिसयूज़ कर सकते हैं। तो उनसे सावधान रहें। स्वयं का महिमा मंडन करने वाले लोग, स्वयं को एक्सपोज करने वाले लोग, उनसे सावधान रहें। हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हम अगर माइन्यूटली किसी भी पर्सन को अपन ऑब्जर्व करेंगे तो हमको बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा आज के तारीख में बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं, सब पढ़ रहे हैं और दीन दुनिया सब देख रहे हैं। तो आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और रिलेशनशिप तभी डेवलप करें जब हमको पूरा भरोसा हो जाए कि ये वाकई में हमारी दोस्ती लायक है। और पहले फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। सबसे पहला काम है हमारा कैरियर बनाएं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट करें। बाकी सब समय समय पर सब चीज़ ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा। सर, धर्म में आपकी क्या आस्था है? धर्म में आपकी क्या आस्था है? धर्म, देखिए, मैं पूर्णतः ईश्वरवादी आदमी हूँ और सनातनी हूँ। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। पूरी आस्था है मेरी धर्म में, और प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए जो सनातनी है। और हर एक ये भी बात है कि मेरी ही नहीं, विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति आस्था नहीं रखता हो। जैसे बात करेंगे, क्रिश्चियंस हैं वो जीसस में रखते हैं, मुसलमान हैं वो अल्लाह खुदा में रखते हैं। इन सब में भाग्यशाली हम हैं। बौद्ध हैं वो भगवान बुद्ध में रखते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हम हिंदुस्तानी हैं। हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम सनातनी हैं जिनके पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली, और हमें निश्चित ही ईश्वर हर कदम पे हमारी रक्षा करता है, तो हमें ईश्वरवादी होना चाहिए। आंसर ये है कि भगवत गीता में आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2
श्लोक क्रमांक 47 की एक लाइन में पूरी भगवत गीता का सार छुपा हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस एक लाइन में पूरी भगवत गीता का सार छुपा हुआ है और हमें इस लाइन का अनुसरण करना चाहिए। और इसका अर्थ ये है, चूँकि आप सब संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हो तो मैं इसका अर्थ बताऊँ आपको कि हमें सिर्फ कर्म में विश्वास रखना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है। गीता हमें सिर्फ एक ही बात सुनाई, एक ही उपदेश है गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक ही बात कही है कि अपना गोल फिक्स रखो, माने अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें, अपने लक्ष्य की और जैसे उनका लक्ष्य था कि हमें युद्ध जीतना है, तो उसमें हमें ये फल की चिंता नहीं करना, कर्म करे जाओ, सामने कौन है ये नहीं देखना। तो हमें अपने कर्म में विश्वास करना है। जो लोग फल की चिंता पहले से करते हैं वो कहीं ना कहीं कर्म करने से हिचकिचाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो हम अपना काम करें। गीता सबसे ज़्यादा यही सिखाती है कि हमें अपने कर्म में विश्वास रखना है और निरंतर कर्म करते रहना है। फल ऊपर वाले की इच्छा है, वो हमें अच्छा फल प्रदान करे। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि रामायण हमें रियल लाइफ में क्या सीख देती है, खासकर स्ट्रगल के टाइम पर? बहुत बढ़िया। देखिए, रामायण भी मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ और जब जो मोहल्ले में सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ होते थे तो उनमें स्पेशली मुझे लोग बुला के ले जाते थे और रात रात भर हम पढ़ते भी थे उस समय पर, जब समय बहुत होता था। लेकिन अब चूँकि व्यस्तताएँ बढ़ गई हैं, समय का अभाव है। लेकिन रामायण में जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पूरी रामायण का सार इस एक चौपाई में छुपा हुआ है। रावण कुमति का शिकार हुआ, रामायण युद्ध हुआ। यही है रामचरितमानस का मुख्य किरदार, राम और रावण। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म की राह पे चले, सुमति में थे। रावण को कहीं ना कहीं बुद्धि रावण की हरी गई। रावण ने जो काम, प्रकांड विद्वान था रावण, लेकिन कहीं ना कहीं मति जब खराब होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि अपन सुनते हैं, तो रावण की जब बुद्धि विपरीत हुई और रावण ने सीता का हरण किया। रामायण में मुख्य किरदार राम और रावण में युद्ध हुआ और रावण के कुल का सर्वनाश हुआ। तो ये सीधी सी बात ये है कि हमको अपनी बुद्धि हमेशा संयत रखनी है, धैर्य से काम लेना है, कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इधर राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण अहंकारी था, उसके ऊपर अहंकार भारी हुआ और कुल का सर्वनाश हुआ। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। सर, पूछना तो नहीं चाहिए पर मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या सच में भगवान थे और उन्होंने समय समय पर अपने अवतार बदले? देखो, यहाँ फिर मैं तुम्हें गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यम तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि प्रत्येक युग में, जो अवतार की बात आपने कही है, कि प्रत्येक युग में दुष्टों का सर्वनाश करने में धरती पर अवतार लूँगा। जैसा कि हम अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, भगवान ने अवतार लिए हैं कि नहीं लिए? पढ़ते ना। और भगवान थे नहीं, भगवान हैं। भगवान इस सृष्टि में है, भगवान कण कण में। चलिए आप में से ये बताइए मुझे, किस किस के घर में वॉशिंग मशीन है या कोई भी मशीन है? बताइए कैसे चलती है? कैसे चलती है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ स्विच दबा, ऑपरेट करना पड़ता है। जब एक छोटी सी मशीन, हमारा ड्रायर हो, हेयर ड्रायर हो, वॉशिंग मशीन हो, घर के छोटे से कोई भी हमारे रोज़मर्रा में काम आने वाले सामान हो, तब हमको एक छोटी सी चीज़ को ऑपरेट करना पड़ता है। तो इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन है? वो भगवान है। तो भगवान है, इसमें कोई शंका कुशंका कभी नहीं करनी। और हम ईश्वरवादी हैं और पल पल पर जैसे ही गाड़ी क्रॉस होती है और हम बचते हैं तो हमको सब राम याद आता है। हे राम बच गए, हे भगवान बचा लिया। या हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम क्या कहते हैं? हे भगवान बचा लिया। तो भगवान सृष्टि में कण कण में है। ठीक, ओके। और भगवान कभी सोता नहीं है। जो हम सुलाते हैं ना, ये हमारी भावना है। इस सृष्टि को चलाने वाला, जैसे गाड़ी में झपकी लगती है और एक्सीडेंट हो जाता है, अगर भगवान सो गए तो सृष्टि उलट पुलट हो जाएगी। ये तो हमारी भावना है, हम लाड़ करते हैं, भगवान को सुलाते हैं।
पर्दा लगाते, रजाई उड़ाते, ये हमारा लाड़ है। लेकिन भगवान कभी पलक नहीं झपकाते, क्योंकि पलक झपके और उथल पुथल हुआ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भगवान और धर्म के नाम पर जो अभी अतीत में जो डरावने मैसेज फैलाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे बचपन काल से चला रहा है। जब हम 14 साल के 15 साल के थे, तब से संतोषी माता के कार्ड आते थे। पोस्ट कार्ड का ज़माना था, तब संतोषी माता के कार्ड आते थे कि ऐसी चिट्ठियाँ 21 लिखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ ये नुकसान हो जाएगा, ये तुम्हारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। तो इस तरह के डरावने मैसेज आज भी आते हैं। मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर भी चल रहे हैं, फेसबुक पर भी चल रहे हैं, सब हर प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं कि ये इग्नोर कर दिया तो बेकारी हो जाओगे, इसको लाइक नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो इन सबको इग्नोर करें। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, और मैं आपके प्रश्न के माध्यम से उनको कहना चाहूँगा कि ये धर्म के नाम पर धंधा और डरावने मैसेज बंद करें, अन्यथा वे स्वयं भिखारी हो जाएंगे। इसको इग्नोर करें, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और सुनिए मेरी बात, धर्म के नाम पर जो लोग डरा रहे हैं, मैं उनको एक और संदेश देना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर डराना इसलिए बंद करें कि इस सृष्टि में, इस जगत में परम पिता परमात्मा किसी का बुरा नहीं करता। जिस दिन भगवान बुरा करने लगेगा किसी का, उस दिन राम और रावण में अंतर समाप्त हो जाए, क्योंकि बुरा राक्षस करते हैं, राम थोड़ी किसी का बुरा करता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और इसको कतई फॉलो ना करें। सर मेरा सवाल ये है, आजकल बहुत सारे लोग एब्रॉड जाने का सपना देखते हैं, क्या ये डिसीजन सही है? देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए एजुकेशन की। मैं यहाँ पर आपकी बात से सहमत हूँ। हमको हायर एजुकेशन के लिए अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल जाना चाहिए एब्रॉड, लेकिन पढ़ लिख कर लौटना अपने देश में चाहिए। हमारे देश की हम शान बने, ये प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में हम रोज़गार पैदा करें, ये प्रयास करना चाहिए। नहीं कर सकते तो हमारे देश की सेवा करें, हमारे देश में ही हम काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस लायक आपको 20-25 साल में अपने माँ बाप ने बनाया, हम उनको छोड़कर अधिकांश देखने में आ रहा है, बहुत सारे युवा विदेश में सेटल हो गए हैं, उनके माँ बाप यहाँ परेशान हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारी ड्यूटी ये कि जिन माँ बाप ने हमें इस काबिल बनाया, हम देश में रह के उनके साथ रहें, उनकी सेवा भी करें और अपना जीवन भी चलाएं। और बहुत सारे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में, तो निश्चित है हमारा युवा देश में रहेगा तो हमारा देश आगे दिन ब दिन प्रोग्रेस भी करेगा। सर, सिंधिया जी से आपकी काफ़ी नज़दीकी है, उनमें ऐसी क्या खास बात है जो लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं? देखिए, उनमें ऐसी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि उनमें ऐसी कौन सी खास बात है जो उनमें नहीं है? उनमें सारी खास बात है। वो सबसे पहली चीज़ जो है कि वो बहुत सरल हृदय के आदमी हैं, वो विकास के मसीहा हैं, विकास पुरुष हैं, बेहद इंटेलिजेंट हैं, अपने एक एक आदमी के क्षेत्र के एक एक आदमी का ख्याल रखते हैं। उनकी वर्किंग मैंने देखी है, मैंने चूँकि उनके साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, उनकी वर्किंग सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। और राजनीति में ऐसे चेहरे बहुत कम होते हैं जो पॉलिटिक्स के साथ साथ देश सेवा उनका संकल्प है। और जन जन की, आज जैसे कोई भी हमारे क्षेत्र में दुखी, बीमार, जो तमाम तरह की समस्या आती है, हम खुद भेजते हैं, तो उनका भी बेहद अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनका उपचार कराते हैं। और हमारे यहाँ जो भी हो रहा है, हमें सिंधिया जी की 3-4 पीढ़ियों ने बहुत कुछ दिया। और अब जो होने वाला है, आपको आने वाले साल 2 साल में जो परिवर्तन दिखेगा, वो सब सिंधिया जी के प्रयास से हो रहा है। अभी हनुमान टेकरी लोक का निर्माण होगा हमारे यहाँ, 18 करोड़ की लागत से हनुमान टेकरी लोक बनने वाला है, जिसमें मैंने देखा है, मैंने उनके साथ वर्चुअल मीटिंग की है, तो वर्चुअल मीटिंग में एक एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने खुद अपने दिमाग से उन्होंने कहा, ये हटाइए, ये लगाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो ये इतना इंटरेस्ट लेना, ये हर आदमी के बुते की बात नहीं है। मैं पुनः सैल्यूट करता हूँ, सिंधिया जी जैसे नेता बहुत कम मिलते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल से ही रिलेटेड है। सिंधिया जी के बेटे महाआर्यमन सिंधिया जी भी क्या राजनीति ज्वाइन करेंगे? देखो, महाआर्यमन सिंधिया जी, इसका सवाल का जवाब सबसे अच्छा वो ही दे सकते हैं, लेकिन अब आपने पूछा है तो महाआर्यमन सिंधिया जी बहुत, अभी इस कम उम्र में उन्होंने एक बड़ा बिग शॉट मारा है।
अभी वो इस छोटी सी उम्र में MPCCI के प्रेसिडेंट बने। तो ये एक बहुत प्रतिभाशाली हैं, वे हमारे युवराज हैं और निश्चित ही उनका भी विज़न बहुत अच्छा है, देश की सेवा का विज़न उनमें भी है, उनमें भी जज्बा है और वे निश्चित ही राजनीति में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये हमारे युवाओं के लिए और ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बनेंगे वो। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान टेकरी के निर्माण कार्यों में आपकी क्या भूमिका है? देखिए, हनुमान टेकरी के निर्माण कार्यों में वैसे तो पूरी भूमिका टेकरी सरकार की है, हम मात्र निमित्त हैं, लेकिन हमें 2005 से सेवा का अवसर मिला है वहाँ हनुमान टेकरी में और 2005 से हमारे इंजीनियर केशव सिंह को हम वहाँ ले गए थे। तो वहाँ से ड्राइंग डिज़ाइनिंग से लेके और पूरा आज जो मंदिर विशाल दिख रहा है इसमें हम लोगों को सेवा मिली है। तो हम पूरे जतन से, पूरे समर्पण भाव से वहाँ लगे रहते हैं और आगे भी लगे रहेंगे जब तक प्रभु को मंजूर है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आने वाले समय में गुना शहर को कैसा देखना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए, गुना हमारा शहर बहुत छोटा शहर है। हमारे यहाँ देख रहे हैं हम कि हमारे यहाँ के बच्चे सब बाहर जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, फिर जॉब मिल जाती है, फिर पूना, बॉम्बे, बेंगलोर सेटल हो जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उन्हें गुना रोक सकें। मैं ये चाहता हूँ और मेरा विज़न ये है, मैंने एक कार्यक्रम में महाराज सिंधिया को 12 अगस्त 2024 को लक्ष्य विकसित गुना का यूट्यूब पे है पूरी उस कार्यक्रम वो डला हुआ है, तो उसके माध्यम से मैंने बताया भी है, हम चाहते हैं कि हमारा गुना शहर भी ऐसा बने कि हम अपने बच्चों को गुना से बाहर जाने से रोक सकें और हम ये छाती ठोक कर कह सकें कि गुना में ऐसा क्या नहीं है जो आप पूना, बॉम्बे, बेंगलोर जा रहे हैं। हम इस लेवल पर हमारे गुना को देखना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर लोग हमारी सक्सेस को देखकर जलते हैं, हमें देखकर नेगेटिव बातें करते हैं, तो उन लोगों के सामने हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि वो लोग तो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। टोटली इग्नोर। देखिए, इन्हें इग्नोर करना इनका सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो और करेंगे, इसलिए इन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो निकम्मे लोग हैं वे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो लोग काम करने वाले हैं वे ज्वेलर्स नहीं करते। जो लोग निकम्मे हैं उनके पास यही काम रहता है, इन्हें टोटली इग्नोर करना है, इनसे दूर रहना है और इनके लिए यही सबसे बड़ी सज़ा होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 11 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया, सर आज आपको बहुत एक्सपीरियंस है और आप उस लेवल पे हैं जहाँ पे पहुँचना लोगों का सपना है। सर अगर आज आप 18 साल के होते और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी होती और आपके पास अभी जितना एक्सपीरियंस होता, तो आप क्या करते, क्या स्टार्टअप करते? देखिए, मेरा जो विज़न है, मैंने जो सपने और जो 12 साल 11 साल की उम्र में देखे थे, निश्चित है सपने बड़े देखे थे मैंने और आज वो सब पूरे हो भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी और अगर ज़माना ये होता और मैं 18 साल का होता तो मैं ईश्वर का मुझ पे दिया हुआ इतना है आशीर्वाद कि मैं ऐसा यहाँ पर कुछ डेवलप करता कि हमारे बहुत सारे युवाओं को मैं रोज़गार स्वयं दे सकूँ। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती कि अगर ये टेक्नोलॉजी के युग में मैं बिजनेस करता तो मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता कि बहुत सारे युवा हमारे उसमें काम मेरे साथ कर सकते थे। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और दूसरा एक बिजनेस रिलेटेड है। बताइए पहले कौन सा पूछूं? जो मर्जी। तो पहले मैं बिजनेस रिलेटेड पूछना चाहूँगा क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है उस चीज़ का। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बिजनेस में ऐसी 5 चीज़ें क्या ज़रूरी हैं मनी के अलावा जो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए? देखिए, यहाँ पर 5 चीज़ें जो आपने पूछी हैं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारा गोल फिक्स हो, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, लक्ष्य हमारा निश्चित हो, क्योंकि अधिकांश लोगों को मैंने यहाँ देखा है कि उन्हें हर थाली में दूसरे की में घी ज़्यादा दिखाई देता है।
ये कर रहे हैं तो मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। हमें अपना गोल फिक्स रखना पड़ेगा, हमें करना क्या है। पहली चीज़ हमारा गोल फिक्स हो कि मुझे इस लाइन में काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस में मनी के अलावा हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसकी जो हम काम करने जा रहे हैं, जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, इसमें हमारा अनुभव कितना है। बिना अनुभव के कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा। हम लोगों ने बिजनेस किया है तो निश्चित है हमारे पास हमारे पिता थे, पुरानी दुकान थी, हम उस पर काउंटर पर बैठे, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, हम सीखे, लेकिन उन्होंने हमें फ्री हैंड रखा, हम आगे बढ़े। अगर वही संकुचित मानसिकता के होते, हमें आगे नहीं बढ़ देते, हमें रोकते बात बात में कि नुकसान हो जाएगा, ये मत करो, ये मत करो, रोक टोक होती तो हम भी आज यहाँ ना होते। लेकिन उनका ये आज उनके सामने हम गर्व से कह सकते हैं ये सबके सामने कि उनका बड़ा योगदान है। उनने हमें फ्री हैंड कर दिया था। 14-15 साल की उम्र में हम फ्री हैंड थे कि हम जो चाहें वो करें, नुकसान की कोई परवाह नहीं थी हमें। तो ये हमको 3-4 चीज़ों पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि कभी भी रिस्की बिजनेस ना करें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं 5 चीज़ों में तो रिस्की बिजनेस की तरफ ना जाएं। जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है, कमोडिटी है, MCX है, शेयर मार्केट है, ये थोड़ा रिस्की बिजनेस है। जब तक हमको पूरा एक्सपीरियंस ना हो इस तरफ ना जाएं। मेन यही मुद्दे हैं। बाकी और कोई विशेष आपके दिमाग में कुछ हो तो और भी पूछ सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड। एक्चुअली वंसा निखिल काममन जी ने एक बात बोली थी कि आजकल का जो यूथ है वो फनफुल बिजनेस करना चाह रहा है, मतलब कि मज़ेदार बिजनेस, लेकिन जो बोरिंग बिजनेस होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। जैसा कि आपने भी ऑयल का बिजनेस किया, शक्कर के बिजनेस में आप थे, तो ये बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप किस पे क्या राय है? नहीं, दोबारा पूछो आप। मैं आजकल जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, हाँ, ऑनलाइन स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं कि हाँ, फूड डिलीवरी का नए नए स्टार्टअप्स आजकल आ रहे हैं जो कि फेल भी हो रहे हैं, जिनका फेल होने का चांसेस ज़्यादा हैं। और जो आप बिजनेस करते थे, जो पुराने बिजनेसमैन थे, जैसे कि आपने मऊ वाले देख लें या फिर दाल मिल वाले देख लें, और आप भी शक्कर का व्यापार करते थे और आपने ट्रेडिंग भी की है, तो ये कुछ बोरिंग बिजनेस थे। तो एक बार जो निखिल काममन ने ये बोला था कि अगर आप बोरिंग बिजनेस करोगे तो उसकी संभावना ज़्यादा है नए स्टार्टअप्स के मुकाबले सक्सेस होने की। तो क्या ये बात सच है या नहीं? देखिए, नए स्टार्टअप्स आपके देखने में आ रहे हैं, डेली बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सारे तो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। सारे सक्सेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये है कि जो मेहनत कर रहे हैं और फिर मेहनत के साथ साथ मुकद्दर भी साथ देता है आदमी का। तो यहाँ पर अगर लक भी साथ दे रहा है और मेहनत भी कर रहे हैं तो स्टार्टअप भी सक्सेस हो रहा है। लेकिन बाकी जो हमारे बिजनेस हैं जिन्हें आप बोरिंग बिजनेस का नाम दे रहे हैं, ये बिजनेस पुश्तैनी बिजनेस है। ये पुश्तैनी बिजनेस का नाम इनको देंगे। और पुश्तैनी बिजनेस में ये है कि ये पहले हमको दुकान पर बिठक सिखाया जाता है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं होता। स्टार्टअप्स बिल्कुल एकदम न्यू है, आपके पास बिल्कुल नया फील्ड है काम करने का। यहाँ हमारे पास पुराना अनुभव है, तो हमारे बुजुर्गों से हमने सीखा है। तो ये बिजनेस हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इसमें बहुत सारे नफ़ा नुकसान नहीं होते। वही ओवर ट्रेडिंग हम करेंगे, वही चादर से ज़्यादा पैर पसारेंगे, तो ये फेलुअर के चांस है। यहाँ पर नो रिस्क। बिल्कुल, धन्यवाद। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो पॉलिटिक्स पर है। तो इस दुनिया नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमें बड़े सपने देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। जब तक हम बड़े सपने नहीं देखेंगे तो हम बड़े बनेंगे कैसे? और हम अपनी बात करें, ये आपने बहुत अच्छा मेरा सवाल पूछ लिया। मेरे जो सपने हैं जो मैंने आज पूरे किए, ये मैंने 12, 13, 14 साल की उम्र में देखे और आज वो सब पूरे हो चुके हैं। एक आध सपना कसर है तो वो भी पूरा कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल में। जो मैंने कहा था आपसे, 1-2 सपने बाकी हैं, वो भी पूरे करूँगा। और इसी शहर में गुना में ही करूँगा, गुना छोड़कर भी कहीं नहीं जाऊँगा। तो सपने जब तक नहीं देखेंगे सपने पूरे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप में कहीं ना कहीं कंपटीशन तभी आएगा, आप आगे बढ़ने का तभी सोचेंगे। एक सवाल जो कंपटीशन का भी था ना, यहाँ भी यही है कि सपने बड़े देखेंगे तो अपन कंपटीशन किससे करेंगे? मेरे पड़ोस में मेरा छोटा सा घर है, किसी कोठी है, तो हम बड़े सपने क्या देखते हैं? मेरे पास छोटी कार है, कोई के पास बड़ी कार है, तो हमारा सपना क्या रहता है? अंबानी को नहीं देखते हम हमारे आसपास वालों को देखते हैं। तो हम उनसे कंपेयर करते हैं अपने आप, यार मेरी भी इतनी बड़ी कोठी हो, मेरे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होना चाहिए। तो जब तक सपने नहीं देखेंगे सपने पूरे नहीं होंगे, कंपटीशन की भावना आएगी। और जब कंपटीशन की भावना आएगी हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित वो हमारे कदम
हमारा सपना पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज़ गुना मंडी का जो लोकल बिजनेस है उसमें किसानों की ग्रोथ में कितना योगदान है? देखिए, हमारी देश की, हम पूरे देश की भी बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ हमारा सारा का सारा अर्थ का पूरा आर्थिक हमारी जो भी स्थिति है वो सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। और उसमें ही बात करते हैं हम हमारे शहर की गुना की, तो गुना में कृषि क्षेत्र का रकबा अभी कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हमारी मंडी गुना की बहुत बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। निश्चित तौर पे जब फसलें ख़राब होती है या मंडी में अनाज कम आता है या मंडी में कोई सी भी जिन्स की आवक कम हो जाती है, कई बार ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इवन हर दुकानदार की ये बात होती है कि हमें आज कोई गिराकी नहीं है, कोई गिराकी नहीं दिख रहा, मार्केट में सन्नाटा है, सुस्ती है। तो हमारे यहाँ मंडी से किसान संपन्न है, मंडी से हमारे व्यापारियों को बिजनेस मिलता है, व्यापारी संपन्न है, मंडी से इवन हमारा मजदूर संपन्न है। अगर मंडी में हमारे अराइवल नहीं होगी तो हमारा मजदूर भी संपन्न नहीं होगा। हमारे ट्रक वाले संपन्न है, लोडिंग अनलोडिंग संपन्न है, हमारी सारी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि आधारित है और कृषि से सारा का सारा कारोबार आगे चलता है और सबको उससे बढ़िया बिजनेस मिलता है। थैंक यू सर। सर, हमारे गुना शहर में बहुत एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो यूथ को ऐसी क्या रोड सेफ्टी करनी चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट से बचे? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं उन कॉपी करने वालों को सावधान करूंगा कि पूरे सेफ्टी गियर पहनकर राइडर्स तो बाइक दौड़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ों का पालन कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे कुछ युवा उनकी कॉपी कर रहे हैं, ना तो उन पर उस दर्जे की मोटरसाइकिल है ना बाइक है और वो भगाए चले जा रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हमारा मोबाइल भी करा रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूटर बाइक चलाते समय कान पर मोबाइल लगाकर एक हाथ से नहीं चलाते? वो हाथ ऊँचे करें जो नहीं चलाते। कितना भी अर्जेंट फ़ोन आ जाए साइड से खड़ी करते हैं, फिर बात करते हैं। अभी आप देखेंगे रोड पर कि हमको 50% लोग ऐसे मिलेंगे जो एक हाथ से स्कूटर चला रहा है और एक हाथ से मोबाइल पर बात कर रहा है। तो मैं उनको पहले भी बोल चुका हूँ कई बार में, जब भी मुझे कभी मौका मिला है मैंने सबसे पहला संदेश यही दिया है कि कितनी भी अर्जेंसी हो, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। घर पर आपके माँ बाप आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आप चलती गाड़ी पर एक हाथ से बात करें। आप साइड में गाड़ी खड़ी करें, फिर बात करें, फिर अपने को दोबारा से अपनी बात कंप्लीट हो जाए फिर चलें, तो उसमें कोई आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप सेफ घर पहुंच जाएंगे। तीसरी बात है कि जो भी हमारे यहाँ सुरक्षा मानक तय किए गए हैं प्रशासन द्वारा, टू व्हीलर पर हेलमेट अनिवार्य है, तो हेलमेट अवश्य लगाएं। चालान के डर से नहीं, अपनी जान की चिंता करते हुए हेलमेट अवश्य पहनें। सेफ्टी फीचर्स में अगर आप कार चलाते हैं तो बेल्ट का उपयोग अवश्य करें, बिना बेल्ट के कार ड्राइव ना करें। कभी भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अगर मान लो कार में आदमी बचता है तो वो बेल्ट बांधे हुए आदमी बचता है। जिन्होंने बेल्ट नहीं लगाए तो उनका कभी भी नुकसान संभव है। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है, फिटनेस का रोल सक्सेस में कितना इम्पोर्टेंट है? दोबारा पूछो बेटा, थोड़ी आवाज़ कम है। फिटनेस का रोल सक्सेस में कितना इम्पोर्टेंट है? 100%। सक्सेस के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है और फिटनेस के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम अपने शरीर को समय कितना दे रहे हैं। हम अपने दोस्तों को समय दे रहे हैं, अपने माता पिता को समय दे रहे हैं, पढ़ाई को समय दे रहे हैं, लेकिन जिस शरीर के हम स्वयं मालिक हैं, जैसे एक छोटी सी स्कूटर नहीं होती, बाइक नहीं होती, उसको भी अपन समय समय पे सर्विस कराने ले जाते हैं, क्यों बंद नहीं हो जाए कभी, वो बराबर चलती रहे। तो फिटनेस भी उसी का एक अंग है। अगर हम शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर की फिटनेस पर ध्यान देंगे, तो हम सक्सेस में भी बिल्कुल अव्वल रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये कि जीवन में कोई भी काम करें, हम फिट रहना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है। तो फिट रहने के लिए जैसे अभी मैंने पहले भी बताया था कि हम कोई भी आधा घंटे का एक शेड्यूल फिक्स करें जीवन में, चाहे हम दौड़ लगाएं, चाहे हम योगा करें, चाहे हम जिसमें इंटरेस्ट हो, जिम जाएं,
तो फिटनेस के लिए हमारा समय निर्धारित होना चाहिए और उस समय को शरीर के लिए रिजर्व रखना चाहिए। सर मेरे हवाले स्टूडेंट का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट का डेली रूटीन बिल्कुल फिर वही उसी पर आते हैं अपन कि स्टूडेंट का डेली रूटीन यही होना चाहिए कि हमें हर चीज़ का टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देखने में आ रहा है इस समय कि न्यू जनरेशन में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्हें यही पता नहीं है कि मुझे किससे कितनी देर बात करनी है। मेन जो समस्या आती है वो यही आती है जीवन में। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किससे कितनी देर फ़ोन कॉल्स पे बात करनी है, कितनी देर मोबाइल को देना है, कितनी देर हमारी स्टडी को देना है, कितनी देर। अब जैसे कोचिंग से बाहर जाओगे आप तो हो सकता है 2 स्टूडेंट 1 घंटे भी बात करते रहें। तो ये हमारी प्राथमिकता तय करना पड़ेगा हमें कि हमें किस चीज़ को कितना समय देना है। तो निश्चित है हम जीवन में सारी चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू सर। तो सर आज के जीवन में हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, लेकिन सफलता होती क्या है आपके नज़रिए से? सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? देखो, सफलता की परिभाषा की बात करें तो जीवन में हमको दूसरों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इसमें हमको किसी और व्यक्ति से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधा ये कि मैं अगर सेटिस्फाई हूँ मेरे काम से तो मैं सफल हूँ। भाई मैंने जो सोचा है, भाई आपने आज एक गोल फिक्स किया, एक एम बनाया अपने जीवन का कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है कि जिसमें मैं साल में 50 लाख रुपए अर्न कर सकूं, और आप वहां तक पहुंच गए तो ये आप सफल हो। इसमें क्या होता है कि ये इसका कोई अंत नहीं है। इसको अपन अगर बात करें तो अडानी भी है, अंबानी भी हैं, वो आज भी नए बहुत सारे प्लांट्स आज भी उनके फ्लोर पर डल रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डल रही हैं, और ये एक रूटीन हो गया उनके जीवन का, वहाँ रुकने का काम नहीं है। तो सफलता की कहानी यही है कि मैंने जो सोचा है, मेरा जो जीवन का एम था, वो उद्देश्य की मैंने प्राप्ति कर ली, मैं सफल हूँ। सर ऐसे कौन से साइन है जो इंसान को मिलने लगे तो वो समझ जाए कि हाँ मैं सही राह पे जा रहा हूँ, गलत रास्ते पे नहीं हूँ? देखिए, ये तो स्वयं को ही महसूस होगा। ये साइन खुद अपन को स्वयं मिलेंगे। हमें खुद लगेगा कि हम अगर गलत हैं तो हमें खुद एहसास होगा। ये कि कोई हमको दूसरा नहीं बताएगा, बल्कि इस ज़माने में हर आदमी अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। आपको कहीं कोई बताने वाला नहीं है, सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने शुभचिंतकों के अलावा। तो ये हमको खुद ही डिसाइड करना है। और चूँकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं और हम जो कर रहे हैं ये हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हम गलत राह पे जा रहे हैं या सही पे जा रहे हैं। ये हम एक उम्र के बाद ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो मेरा आपसे ये प्रश्न था कि है ना कि अपन टेकरी को और विकसित करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है टेकरी के लिए। टेकरी का पूरा काम टेकरी सरकार के हाथ में। अपन प्रयास कुछ भी नहीं करते, सब भगवान आदेश करते हैं, वो काम वहाँ हो जाता है। और अब वहाँ जो हो रहा है वो मैंने बताया आपको, टेकरी लोक का निर्माण हो रहा है अभी, और भी जो प्लान जैसे जैसे आते जाएंगे टेकरी पर काम होगा। और टेकरी अब एक साधारण मंदिर नहीं है आज की तारीख में, टेकरी देश का प्रसिद्ध धाम है अब। तो इसलिए टेकरी पर तो अब निरंतर और आजीवन काम चलता रहेगा। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ सिर्फ गुना के लोग नहीं आते, अब मध्य प्रदेश के नहीं आते, यहाँ देश भर से लोग आते हैं। और भगवान टेकरी सरकार सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं यहाँ। ठीक है सर, मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। आज के समय में सही डिसीज़न लेने के लिए हमें इमोशन एंड लॉजिकल में बैलेंस करने में कैसे बनाना चाहिए? बैलेंस कैसा बनाना चाहिए? जैसे अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें 2 थॉट्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें कौन सा डिसीज़न किस समय लेना चाहिए? देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। इमोशनल और लॉजिकल, हाँ, दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। तो कुछ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। कई सारे फील्ड हैं जिनमें इमोशंस काम करेंगे, कई सारे फील्ड हैं जिनमें हमको लॉजिकल होना पड़ेगा। जैसे हम बात करें कि हमको सबसे पहला जीवन का पड़ाव आता है कि हमको डिसीजन लेना है कि हमें क्या पढ़ना है, हमको किस लाइन में जाना है, हमको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये लॉजिकल है। ये हमको दिमाग की सुनना पड़ेगा, ये दिल से नहीं लिया जाएगा निर्णय,
ये माता पिता का थोपा हुआ निर्णय भी नहीं होना चाहिए, ये हमको स्वयं डिसाइड करना है। तो यह हमको लॉजिकल होना है, बिजनेस करना है तो यह हमको लॉजिकल होना पड़ेगा, ये इमोशन से नहीं चलेगा। हमको किसी से रिलेशन डेवलप करना है, हमको परिवार में हमारे मित्रों के बीच में रहना है, तो यहाँ सारे डिसीजन इमोशनल होंगे। यहाँ लॉजिकल हो गए तो हमारे रिलेशन कभी डेवलप नहीं होंगे। बट आजकल की जनरेशन में शो ऑन का ज़्यादा होता है कि वो जो कर रहा है तो मैं भी वही करूँगी। आजकल शो ऑन ज़्यादा चलता है ना कि ये वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगी। नहीं, हमको बट अपनी डिसीजन ओन होना एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। देखिए, हमें हमेशा जीवन में वो ही चूज़ करना चाहिए जो हम पसंद करते हैं। Yes, sir. हमको कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कॉपी से दूर रहें। मैंने अभी आपको बताया भी था कि हम हमेशा अपनी राह चुनें। जैसे 2 लाइनें मुझे फिर याद आ रही हैं Yes, sir. कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। तो ये लाइन सुनी आपने, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। Yes, sir. तो ये बड़ी प्रसिद्ध 2 लाइन है कि हमें किसी के पद चिन्हों पर नहीं चलना, किसी को फॉलो नहीं करना। हमारा मन जो कह रहा है, हमारे दिमाग में जो अच्छा चल रहा है, हमें वो करना है। या किसी महापुरुष को हम फॉलो कर रहे हैं तो करें भाई, वो तो महान है तो निश्चित हम अच्छा काम कर रहे हैं। ओके ओके। फ्रॉम माई साइड आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, दैट इज सर, अपनी इंडियन सोसाइटी में टीचर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए, टीचर्स को हमारे यहाँ जो बचपन से दर्जा दिया है वो गुरु का दिया है। और गुरु को हमारे यहाँ गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाऊँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, भगवान ने भी ये कहा है कि सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करो। तो माता पिता और गुरु का जो स्थान है वो हमारे जीवन में ईश्वर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक गुरु की भूमिका जो है वो मार्गदर्शक की है। माता पिता ने पैदा किया, माता पिता ट्यूशन की फीस भर देंगे, पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, अच्छे संस्कार दे देंगे, लेकिन जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जैसे पुरातन काल में जाएं तो गुरुकुल होता था, आज आपकी क्लासेस हैं, स्कूल है। तो ये गुरु का एक बड़ा रोल है और ये एक हमको नई जनरेशन को जो तैयार करने का जिम्मा है वो टीचर्स का है। माता पिता के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट राम टेकरी, सर राम टेकरी के बारे में बात करते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी महीनों से आगे नहीं बढ़ा है। काफ़ी दुख होता है सर देखकर, चूँकि हमको इसकी नॉलेज नहीं है। अगर आप हमको कुछ जानकारी दे सकें कि क्यों नहीं बन पा रही है राम टेकरी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। दोनों चीज़ें मैंने बताई, बढ़िया प्रोजेक्ट और बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब हम करते हैं ना तो समय लगता है, उसमें समय लगता है, संसाधन लगते हैं और बहुत सारा पैसा लगता है। ये तीनों चीज़ें उसमें लगती हैं। निश्चित है ये ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे पूर्व मंत्री, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री संजू भैया का है और वो इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी भी वहाँ पर निरंतर काम चल रहा है। लेकिन ये कि काम अगर हमको क्वालिटी का चाहिए तो उसमें समय लगता है। आगे भविष्य की योजनाओं में आपको बता दूं कि मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ हूँ, राम टेकरी से भी जुड़ा हूँ। आगे भविष्य की योजनाएं जो हैं उसमें हमारे यहाँ हनुमान टेकरी से राम टेकरी रोपवे की भी प्लान है। तो ये पूरा एक हमारा जो बेल्ट रहेगा, राम टेकरी, हनुमान टेकरी, लक्ष्मण टेकरी, इवन मकरौदा डैम तक, ये पूरा एक बड़ा, ये मानिए आप कि पूरा कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर बन जाएगा ये। और अभी अगर हम बात करें तो हमारा धार्मिक क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ गुना में 20 बुजी भी है, वहाँ भी बढ़िया प्लानिंग चल रही है। वहाँ का भी प्रोजेक्ट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज निगम ने वो भी महाराज साहब को दिया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा, ये बन जाए। एक हमारे यहाँ राम टेकरी मालपुर में भी है, वहाँ हमारे संजय देशमुख जी पिछले 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ भी बहुत अच्छा विकास काम किया है। तो बहुत सारे काम हमारे यहाँ चल रहे हैं और ये जल्दी से जल्दी आपको दिखाई देंगे पूरे होते हुए। ओके सर, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, सर आजकल मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट टुडे, आज की ही बात करता हूँ, एक बच्ची का रिजल्ट आया एंड सी स्टार्टेड क्राइंग। तो सर आपका क्या ओपिनियन है सर स्टूडेंट्स के लिए?
देखिए, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें परेशान नहीं होना। जैसे बिजनेस फेल्योर की बात आपने बताई थी, तो ये पढ़ाई में फेल्योर की बात भी आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, सबका ब्रेन किसी का काम कम करता है, किसी का ज़्यादा करता है। कभी कभी स्थिति ये बनती है कि हम बहुत होशियार हैं लेकिन हम कभी समय पर नहीं कर पाए, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे अपने आप को दोबारा से वही वाली बात है कि आराम से बैठें, चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, फिर अपने आप को रिचार्ज करें, हो फिर दोबारा कंपटीशन में आ जाए। हमने देखा है 5-5 बार लोग बाग परीक्षा फाइट करते हैं, 3-3 बार करते हैं और आखिर में जाके IAS तक सेलेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल अपने आप को टूटने ना दें। इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अपना धैर्य बनाए रखें, वो बिल्कुल भी तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। सर, ये जो मोबाइल का अट्रैक्शन है, स्टूडेंट घंटों मोबाइल रील्स स्क्रॉल करते हैं, तो सर ये अट्रैक्शन है, इसको मींस कम कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, आज के युग में अब मोबाइल ज़रूरत हो गया हमारी। बिना मोबाइल के हम, ऐसा लगता है जैसे क्या पता असहाय से हो जाते हैं। जैसे मैं खुद की भी बात बताऊं कि जैसे मेरे हाथ में मोबाइल नहीं तो मैं सबसे पहले 10-5 मिनट बाद मोबाइल ढूंढता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये बात, चाहे बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, अपने काम पे कंसंट्रेट अगर नहीं करेगा आदमी तो वो काम उसका बिगड़ना ही है। तो अगर स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़कर मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो एट लास्ट क्या होना है, रिजल्ट ख़राब होना है। तो आपको अपनी टाइमिंग फिक्स करनी है। वही मैं फिर कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट पर फिर आ रहा हूँ मैं कि मैं ये देख रहा हूँ, मैंने घर पे भी देखा है, मेरे बच्चों को भी देखा है और बच्चों को भी देखा है कि फ़ोन काटना उन्हें नहीं आता। सामने वाले की मर्ज़ी से बात करते हैं, खुद की मर्ज़ी भूल गए। भाई हमें ये भी तो याद रखना है कि मैं भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हूँ, मेरा समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपने मुझे फ़ोन लगा दिया, आप फ्री हो, आप 1 घंटा फ़ोन नहीं काट रहे, मैं आपसे 1 घंटे हेलो 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 बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये तय करना पड़ेगा जीवन में कि मेरे कितने मिनट ज़ाया हुए। ठीक है, ओके, बाद में बात करते हैं। लेकिन फ़ोन काटना आजकल लोगों को नहीं आता, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। सर, जब अपनी मीटिंग हुई थी, आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी एंड यू टोल्ड मी कि मैं जो भी करता हूँ वो परफेक्शन के साथ में करता हूँ। सर, आज भी ये सेमिनार अपन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट इसकी प्लानिंग 20 डेज से चल रही है। यू वांट परफेक्शन। सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट योर लाइफ, आपने मुझे बताया था कि पहले जब मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा। मैं जब मकान बनाऊंगा तो ऐसा मकान बनाऊंगा कि पूरा गुना देखेगा। ऑब्वियसली आज देख भी रहा है। एंड आपने इन दी बिगिनिंग आपने पहले फ्लैट मीन्स प्लॉट परचेज़ किए, आपने प्लॉट को बेचा, आपने नया लिया, इसके बाद आपने 2 लिए, 4 लिए और फाइनली यू कंस्ट्रक्टेड योर प्रॉपर्टी। तो सर, ये परफेक्शन बाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है सर? देखिए, ये कभी कभी क्या होता है, ये गॉड गिफ्ट है, मैं इसे ईश्वर की कृपा भी मानता हूँ। और मेरे अंदर एक जुनून है, मैं किसी भी काम को लाइटली नहीं लेता, मैं डूब के करने वाला आदमी। और जब किसी काम को मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं परफेक्शन की कमी दिख रही है मुझे, जब तक मुझे परफेक्शन नहीं दिखता मैं सेटिस्फाई नहीं होता। मुझे लगता है तो फिर उस समय में मैं अपने आप को और ज़्यादा केंद्रित करता हूँ और उस पर आता हूँ, 1 थिंग एट ए टाइम। उस समय मैं सारे काम छोड़ देता हूँ और उस समय पूरा कंसंट्रेशन मेरा उसी पर होता है। और यही सक्सेस हर फील्ड में, चाहे मेरे संगठन हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरी कोई भी चीज़ हो, तो मेरा पूरा उसमें डिवोशन रहता है। और जब आप पूरे डिवोशन के साथ कोई भी काम करोगे तो निश्चित काम पूरी तरह से परफेक्शन आपका काम में आएगा। ओके सर, डू यू थिंक दैट कि आपकी ये जो हैबिट है परफेक्शन वाली, ये है आपके सफलता के का रीजन है, मीन्स दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? बिल्कुल, ऑफ कोर्स भाई, अगर आप में जुनून है और डिवोशन है आपका काम के प्रति तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ओके, दिस इज द वे, अनडाउटेडली। सर, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट अनडाउटेडली सर व्हेन आई टॉकिंग अबाउट यू, सर आपकी जर्नी से कुछ बातें जो आप अपनी इच्छा से हम सबको बताना चाहें, सो आई बी रियली अप्रिशिएट दैट थिंग सर। देखो, मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अपनी पहचान कुछ ऐसी बनाओ
कि आप अभी अपने माता पिता के बच्चे के नाम से जाने जाते हो। आप अपनी 20 से 25 साल की उम्र में अपनी ये पहचान बनाओ कि आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जान रहे हैं। सर इन दी कार यू टोल्ड मी वन थिंग दैट इज़, जब आपने तेल का व्यापार करना स्टार्ट किया तो तेल आपके नाम से जुड़ गया, आपने कोई शक्कर का व्यापार करना स्टार्ट किया तो शक्कर आपके नाम से जुड़ गई। सर व्हाट इज़ दैट स्टोरी सर? ये भी वही है, ये भी वही है कि जब किया, जिस काम को किया पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ किया, पूरे डिवोशन के साथ किया। जब तेल का किया तो एक तरफा किया, यानी तेल में भी ये था कि 5 राज्यों में मुझे नाम से जानते थे कि राजेश गुना, कोई तेल का काम करता है राजेश गुना, 5 स्टेट में जाना जाता था, तो मेरे नाम के साथ तेल जुड़ गया था। फिर मैंने शक्कर का जब किया तो शक्कर का भी उस लेवल पर किया कि अभी ना तो पहले गुना में किसी ने किया, ना मुझे आगे आने वाले समय में लगता कि 2-5 साल में कोई उतना बड़ा व्यापार कर पाएगा। तेल का मैंने जो किया था उसको आज भी कोई भी अनबीटन है, वो आज भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया है। एक दिन में मैंने काउंटर से 3-3 टैंकर तेल बेचा है। और शक्कर का तो अलग इतिहास है कि मेरे पास कई बार 25-25, 50-50 हज़ार बोरी शक्कर भी मेरे पास हाथ में होती थी, सौदे होते थे। और भगवान ने ब्रेन के साथ साथ मुझे एक बड़ा कलेजा भी दिया है नफ़ा नुकसान का, तो वो भी मेरी सक्सेस का राज है। मैं कभी घबराया नहीं, जैसे मैंने बताया आपको 98 में मैं 0 पर आ गया था सब कुछ खो के, लेकिन मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। ये बच्चे जरा सी पढ़ाई, जरा सा डिस्टर्बेंस में आप बोल रहे हैं क्राइंग और चीखने लगते हैं और डिप्रेशन चले जाते हैं। तो मेरे जीवन में तो मेरी वो 33 साल की एज थी उस समय, 33 ईयर। तो मेरे को तो ये था कि रोज़ अखबार में 10-5 सुसाइड केस आते थे कि ये घाटे में इनने ये कर लिया, इनने ये कर लिया, लेकिन मुझे वे सब मूर्ख नज़र आते थे। मैंने हमेशा यही सोचा है, हमेशा पॉजिटिव, भाई ये नुकसान हुआ है, ठीक है हमारी गलती से हुआ है ना, तो अब फिर करो। और फिर भिड़ के किया। और मैं आपको ये बताऊं कि जो नुकसान 23 साल की पूंजी जो मेरी गई थी 4 महीने में 98 में, 75 से 98 तक की जर्नी का 23 साल का कमाया हुआ पैसा 98 में चला गया था और 2002 में वो मल्टीपल होके वापस मेरे पास आ गया। सिर्फ ईश्वर की दी हुई कृपा और ब्रेन और कॉन्फिडेंस, इन सब से वापस आ गया। सर और सबसे ही आधा गुना मुझे राजेश शक्कर के नाम से जाना। सर व्हेन आई टॉकिंग अबाउट यू, मतलब आप जैसे पर्सनैलिटी से क्वेश्चन मैं पहली बार पूछ रहा हूँ, इन दी लाइफ विच थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, मनी और मेंटल पीस? देखिए यहाँ बड़ा ये इसका जवाब बहुत टिपिकल है, आसान क्वेश्चन नहीं है, आपने बहुत आसानी से पूछ लिया। मेंटल पीस इम्पोर्टेंट है, मनी भी हम इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि हमको मेंटल पीस मिले। भाई मनी हमारा इसलिए नहीं कि हमारा मेंटल पीस चला जाए। और अधिकांश लोगों में देखने में आ रहा है ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा ली, जिनको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है वो घाटे में चल रही हैं, तो उनने अपना मेंटल पीस खो दिया। तो हम भले धन का अर्जन कम करें, पैसा कम कमाएं, लेकिन मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट है। एक सवाल, नए जो अमीर बने हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए अमीरों के लिए तो पहले भी आपने मुझसे पूछा था। देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर वही मेरा जवाब है कि रईसी, किसी विद्वान ने कहा है कि रईसी 3 पीढ़ी में ही आती है और 3 पीढ़ी में ही जाती है। आज का पैसे वाला अलग दिखाई देता है, उसका रहन सहन का स्तर, पुराने पैसे वाले का रहन सहन का स्तर, उसका शौफ, पुराने पैसे वाले का शौफ, ये सब अपने आप दिखाई देता है। वे सिर्फ जो आज पैसा कमा के खड़े हुए हैं वे कुछ नहीं जानते, वे सिर्फ स्वयं का महिमा मंडन जानते, वे सिर्फ स्वयं का, अपने बच्चों का, अपना, बस उनके पास और कुछ नहीं मिलेगा। और जो पीढ़ियों से पैसे वाले पुराने धनाढ्य लोग हैं वे बड़े शांति से रहते, कम बोलते हैं, सुनते ज़्यादा हैं। नए पैसे वाले बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। और एक वो कोई गाने की लाइनें भी है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, तो वो भी बड़ा सोच समझ के उन्होंने वो लाइन बोली है। ओके
एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू आस्क एनीथिंग? अगर कुछ आपका क्वेश्चन है सो यस प्लीज़ यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आपको टाइम दूंगा। मीन्स अगर सर आए हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग तो सो यू कैन सिट एंड सर के साथ आप आप डिस्कस कर सकते हैं। यू वांट टू सिट, दैट इज़ ग्रेट। इफ़ यू वांट टू सिट यू कैन गो देयर। अभी किसी का कोई और कोई क्वेश्चन? ओके, वी कैन एंड दिस सेमिनार। सो clapping for the Thank you.